नमस्कार विद्यार्थियों। अब हम अपनी हिंदी की 12वीं की कक्षा प्रारंभ करते हैं और जैसा कि पहले से निर्धारित था, ये कक्षा आज का व्याख्यान है जो आपकी पूरक पुस्तक है अंतराल, उसका पाठ संख्या 2 आरोहण, उससे संबंधित है। आज हम इस व्याख्यान में पाठ का सारांश पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण चरित्रों के बारे में चर्चा करेंगे और फिर कुछ प्रश्नों के उत्तर भी लेंगे और साथ में आप अगर अपनी समस्याएं पूछेंगे तो और भी अच्छा ये व्याख्यान रहेगा और हम उन समस्याओं पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इस पाठ का परिचय कर लेते हैं हम लोग। ये पाठ है दूसरा, आरोहण। यह कहानी है जिसे यात्रा वृत्तांत शैली में लिखा गया है। बहुत ध्यान से समझिएगा, विधा की चर्चा मैं अक्सर करता हूं तो आपको पता होना चाहिए कि कोई पाठ किस विधा का है। तो निश्चित रूप से यह पाठ है कहानी विधा का, जिसे यात्रा वृत्तांत शैली में लिखा गया है। तो पहले तो हम इन दो शब्दों को समझ लें कि कहानी विधा और यात्रा वृत्तांत शैली का आशय क्या होता है। तो कहानी विधा तो आप सब जानते हैं कि एक कहानी एक साहित्य की बहुत पुरानी परंपरा है, विधा है जिस पर बहुत सारी कहानियां लिखी गई हैं। प्रेमचंद की कहानी आपने पढ़ी है। पर यात्रा वृत्तांत शैली, जब भी इस कहानी के परिचय से संबंधित प्रश्न आएगा तो आप इस वाक्य को जरूर याद रखिएगा, यात्रा वृत्तांत शैली। अब सबसे पहले ये समझ लिया जाए कि शब्द यात्रा वृत्तांत का क्या अर्थ होता है। वृत्तांत का मतलब होता है बारे में बताना, उसके कहानी बताना। तो यात्रा वृत्तांत जैसे स्पष्ट हो गया नाम से कि जब हम अपनी किसी यात्रा का वृत्तांत या इन यात्रा की कहानी उसके बारे में चर्चा करते हैं तो उसे हम यात्रा वृत्तांत कहते हैं। ये अपने आप में एक स्वतंत्र विधा भी है। यात्रा वृत्तांत, बहुत सारे लेखकों ने अपनी यात्राओं का वर्णन किया है और उसमें जो अपनी यात्रा का जिक्र किया है, जहां वो गए, जिन लोगों से मिले, उसे हम यात्रा वृत्तांत कहते हैं। परंतु यह पाठ आपका यात्रा वृत्तांत नहीं है। यह क्या है? यात्रा वृत्तांत की शैली में लिखी गई कहानी है। कहानी है तो इसका सीधा सा अर्थ है कि यह काल्पनिक होगी, इसमें कुछ कथा तत्व, कल्पना का तत्व होगा, पात्रों को गढ़ा गया होगा। साथ ही इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कहानी का कि कहानी में अगर कल्पना बात है तो यथार्थ नहीं है। दरअसल कथा यथार्थ और कल्पना का सुंदर समन्वय होता है। तो निश्चित रूप से इस कहानी का जो पृष्ठभूमि है, इसके जो पात्र हैं वो हमारे समाज से लिए गए हैं, इसलिए एक साहित्यिक कहानी है। लेकिन क्योंकि इसको जो कथानायक है, इस कहानी में कथानायक है रूप सिंह, वो अपनी एक यात्रा का जिक्र करता है और उसी के माध्यम से उस जगह की जहां की वो यात्रा कर रहा है और जिन लोगों से उस यात्रा में मिल रहा है, उनके चरित्र को और उस जगह की पृष्ठभूमि को उद्घाटित करता है। तो वह कहानी आगे विकसित होती है। ये इस पूरी कहानी का मूल तत्व है। अब हम उस कहानी के परिचय के बाद कुछ उसकी और छोटी मोटी बातों पर विचार करेंगे। पहला विचार है, ये कहानी किस रूप में लिखी गई है। ये कहानी लिखी गई है, एक कथानायक है इसमें रूप सिंह, और उसके साथ उसका दोस्त शेखर होता है, जो उसके साथ पर्वतारोहण यानी कि पर्वतारोहण को आप अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पर्वतों में चढ़ने को माउंटेनिंग माउंटेनिंग करने जा रहा होता है। और वो उसको ये अंदाजा नहीं होता है शेखर को कि मैं जहां जा रहा हूं, जिस गांव की ओर और जिस पहाड़ी की ओर अपनी चढ़ाई कर रहा हूं, दरअसल वह पहाड़ी मेरे दोस्त रूप सिंह के बचपन का गांव है। क्योंकि रूप सिंह बहुत बचपन में अपने गांव को छोड़ आया होता है और उसको शेखर के पिता ने, जो उसका दोस्त उसके साथ यात्रा कर रहा है वो शेखर है, उसके पिता ने पाला होता है। इसलिए वह बाद में आश्चर्यचकित हो जाता है कि इस गांव में यात्रा के दौरान जो लोग मिलते हैं वो दरअसल रूप के ही निजी परिवार के लोग होते हैं। तो ये पाठ का परिचय, जैसे ही हम पाठ शुरू करते हैं तो हमें यह पाठ का परिचय मिलना शुरू हो जाता है कि कैसे हम इस पाठ में अलग अलग लोगों से, अलग अलग व्यक्तियों से मिलते हैं। तो हम सबसे पहले इस पाठ का परिचय देखेंगे। पाठ का नाम है आरोहण, कथा विधा में, कहानी विधा में लिखी गई है
लेखक है संजीव। और आरोहण शब्द के अर्थ पर पहले हम बात करेंगे। आरोहण मतलब होता है चढ़ाई, राइडिंग, किसी भी चीज में चढ़ना आरोहण कहलाता है। अगर आप अश्व यानी घोड़े से संबंधित बात करें तो अश्वारोहण यानी घोड़े पे चढ़ना, घुड़सवार को संस्कृत में अश्वारोही कहते हैं। ठीक है, तो आरोहण हो गया चढ़ाई। अब हम बात करेंगे, यहाँ पर अश्वारोहण की बात नहीं हो रही है, बल्कि किसकी बात हो रही है? पर्वतारोहण की बात हो रही है। पर्वत में चढ़ाई, या अंग्रेजी में जिसे माउंटेनिंग कहते हैं उसे हिंदी में पर्वतारोहण कहते हैं। कथा शुरू ही यहाँ से होती है कि दो पर्वतारोही पर्यटक एक बस से उतरते हैं एक जगह पर, और उन्हें एक पहाड़ के ऊपर जाना है, और वो चर्चा करते हैं कि कैसे वो उस पहाड़ पर पहुंचेंगे। ठीक है, आगे हम सारांश में इस कथा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले हम इस कहानी के मुख्य उद्देश्य को, जिसे हम कहते हैं कथा वस्तु, थीम भी अंग्रेजी में कहते हैं, उसको समझ लें। ये कहानी रची गई है बताने के लिए पर्वतीय क्षेत्रों की कठिनाइयों की, वहां के सामाजिक संबंधों की, और उस जटिल भूगोल के कारण वहां के समाज और वहां की साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान में, लोगों के मनोविज्ञान में क्या फर्क करता है ये कठिन भूगोल, ये कठिन चढ़ाइयाँ, ये कठिन दूर दराज में बसे हुए गांव, उसमें खेती करना मुश्किल है, उसमें लोगों को कुछ सामान लाना ले जाना मुश्किल है, मुख्य भूमि से उनकी यात्रा मुश्किल है। इन सब वजहों से वहां का समाज किस तरीके से बन जाता है, इसके बारे में यह कथा है, यह कहानी है। पर्वतीय प्रदेशों के जीवन के अत्यधिक कठिन, जटिल, कष्टप्रद, दुखद और संघर्षमय जीवन की कथा इसमें कही गई। अब हम आते हैं इसमें, इस कथा में पात्र कौन कौन से हैं। तो मुख्य रूप से 4 पात्र हैं, हालांकि 5 हैं कुल मिला के, लेकिन 4 की कहानी है। 5, पहला है भूप सिंह, जो कि इस कथा का मुख्य पात्र है, लेकिन कथानायक है रूप सिंह। कथानायक का मतलब कहानी किसके माध्यम से आगे बढ़ती है, तो कहानी बढ़ती जरूर है रूप सिंह के माध्यम से, क्योंकि रूप सिंह अपने अपने पालक, गॉडफादर कह लें, जिसको जब वो गांव से भागता तो जिसने उसको पाला, उसके पुत्र और एक तरह से उसके दोस्त, पुत्र भी है वो, अपने उसके गॉडफादर का पुत्र भी है और उसका दोस्त भी है, शेखर के साथ एक पहाड़ में माउंटेनिंग यानी पर्वतारोहण करने आता है। और बाई प्रोफेशन ये दोनों लोग, रूप सिंह स्थानीय पर्वतारोहण कॉलेज में, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में इंस्ट्रक्टर है, एक्सपर्ट है पर्वतारोही का, रोहण का। कौन? रूप सिंह। और शेखर एक आईएएस बनने वाला ट्रेनी है, आईएएस ट्रेनी है, उसकी ट्रेनिंग चल रही है, और उसको भी शौक है पर्वतारोहण का। और उसका, क्योंकि रूप सिंह जो कि ट्रेनर है उसके घर का ही आदमी एक तरह से, तो ये दोनों मिलकर के तय करते हैं कि चलो एक माउंटेनिंग का, पर्वतारोहण का कैंप किया जाए। और सौभाग्य से वो उसी गांव में पहुंच जाते हैं जहां से रूप सिंह बचपन में भाग के आया था, लेकिन अभी भी उसका परिवार वहां पर है। तो भूप सिंह को कौन है? इस रूप सिंह का बड़ा भाई है, जिसे बचपन में, जिससे झगड़ा होने की वजह से वह भाग आया था। अब एक और पात्र है शैला। शैला भूप सिंह की पत्नी है, बताने की जरूरत नहीं कि रूप सिंह की भाभी है, और वो महीप की मां भी है। महीप कौन है? महीप शैला का बेटा है। और महीप का एक और रोल है, जिसको मैं आगे जब सारांश पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, क्योंकि महीप का चरित्र बड़ा है, छोटा छोटा सा बच्चा है, लेकिन वह पूरी कहानी में एक क्यूरियोसिटी की भूमिका निभाता है, कि अक्सर आखिरकार ये महीप लड़का है कौन, और अंत में पता चलता है। तो इस तरह से कहानी बड़ी मजेदार हो जाती है कि अंत तक महीप का चरित्र, उसका संबंध रूप सिंह से क्या है ये पता ही नहीं चलता, और लास्ट में पता चलता तो एकदम से हम चमत्कृत हो जाते हैं। तो मैं इसको अभी नहीं बताऊंगा। हम, अगर जिन लोगों ने कहानी पढ़ी उन्हें तो खैर पता ही है, लेकिन जिन लोगों ने नहीं पढ़ी है कहानी अभी, उनके लिए ये बड़ा ही सस्पेंस वाला मामला है, तो इसको हम सस्पेंस में ही रहने देते हैं और हम आगे बढ़ते हैं और कहानी आपको बताते हैं, कहानी का सार यानी सारांश। फिर बात करेंगे कहानी के प्रमुख चरित्रों की, और फिर उसके बाद बात करेंगे प्रश्नोत्तरों की। अब हम आते हैं कथा सार या सारांश पर।
तो कहानी शुरू होती है रूप सिंह और शेखर द्वारा एक ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्र में उतरने से। वो बस से उतरते हैं और उन्हें ये समस्या है, जहाँ चाय पी रहे होते हैं, उसकी छोटी सी झोपड़ी वाली चाय की दुकान होती है, जिसे हम ढाबा वगैरह भी कहते हैं। वो चाय की उस छोटी सी दुकान में चाय पी रहे हैं और उसके मालिक से, दुकान वाले के मालिक से अपनी एक समस्या रखते हैं कि हमें फला गांव में के ऊपर वाले पहाड़ में चढ़ना है, तो क्या उस गांव तक कैसे हम पहुंच सकते हैं? यहाँ से तो खत्म है रोड, सड़क खत्म है, अब कैसे जाएंगे? तो जहां पर इस तरह की समस्या होती है, वहां पर एक व्यवसाय अवश्य चलता है कि कुछ गरीब लोग एक छोटा सा घोड़ा या खच्चर रखते हैं एक दो, और यात्रियों को छत ऊपर तक ले जाते हैं। तो वो बोलते हैं, जी साहब, जो चाय का मालिक है, चाय की दुकान का मालिक है, वो बोलता है ठीक है, कोई समस्या नहीं, हो जाएगा, आपको हम यहाँ पर घोड़े दिलवा देंगे, 2 घोड़े और एक साथ में गाइड, जो एक लड़का होगा, वो आपको गाइड करता हुआ उस गाँव तक ले जाएगा। वेरी गुड, इसमें तो बहुत ही अच्छी बात है, तो समस्या हल हो गई। तो वो जल्दी से डांट के एक व्यक्ति को बुलाता है, और वो व्यक्ति 11 साल का, 12 साल का बच्चा होता है। और इसको देख करके रूप सिंह थोड़ा सा आश्चर्यचकित होता है कि इतना छोटा सा बच्चा अब हमें गाइड के रूप में करेगा। लेकिन जो चाय की दुकान वाला है, उनको आश्वस्त करता है कि इसका काम ये, वो चढ़ता है तो आप परेशान ना हो, इसकी उम्र को मत देखें, और उसको डांट के कहता है कि साहब को तुरंत ले जाओ। वो पैसे वगैरह तय करता है, लेकिन एक शर्त भी रखता है कि भाई, हमें, आप जिस गांव पे जा रहे हो उस गांव में जल्दी जाना, और मुझे, मैं उतार के तुरंत चलाऊंगा, रुकना नहीं, मैं वापस लाने की जिम्मेदारी नहीं लेता, क्योंकि मुझे तुरंत वापस आना है। इनको थोड़ा अजीब सा तो लगता है, लेकिन इनका मतलब सॉल्व हो जाता है। ठीक है, मुझे तो वापस आना नहीं, हमें तो उस गांव में रुक करके आगे ऊंची चढ़ाई चढ़नी है। तो ये दोनों तय कर लेते हैं और दोनों घोड़े पे बैठ जाते हैं, और धीरे धीरे वो चढ़ने चढ़ाई शुरू करते हैं। बच्चा पैदल चल रहा होता है और ये लोग आपस में बात करते रहते हैं। अब इनको, रूप सिंह अपनी पुरानी यादों में भी एक तरह से खोया हुआ है, और साथ में शेखर से बात भी कर रहा है। तो उसे 11 वर्ष बाद, 11 साल हो चुके हैं, वो बचपन में भागा था और आज एक युवा है और नौकरी करता है। वो 11 साल बाद वो अपने घर लौट रहा है। उसे थोड़ा सा लाज है, लाज मतलब शर्म है, लेकिन हिम्मत है, झिझक भी है। क्यों? क्योंकि वह अपने भाई से लड़के धक्का देके, उसको एक जगह धक्का दे करके भागा, और तब से उसने कभी कोई संपर्क नहीं किया। तो सोच रहा है कि अब वापस जाएंगे तो किस मुंह से जाएंगे, अपने बड़े भाई को धक्का दे के आ गया। खैर, इस वजह से उसको लाज आ रही है। रास्ते में वो ये भी इस वजह से भी लाज आ रही है कि उसके साथ एक बहुत आईएएस ट्रेनी उसका दोस्त है, और वो ये देख पा रहा है कि आज भी उसके गांव तक सड़क नहीं बनी, यानी 11 साल पहले भी सड़क नहीं थी और आज भी सड़क नहीं है। ये बात कह करके लेखक हमारे विकास का जो भ्रम है उसको तोड़ता है कि भले ही भारत कितना विकसित हो रहा हो, लेकिन ग्रामीण इलाकों तक उस विकास की किरण नहीं पहुंच पाई है। दूसरा पॉइंट, रूप सिंह एक पर्वतारोहण संस्थान, माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट में 4,000 रुपए की एक अच्छी नौकरी पा गया। हमें याद रखना चाहिए कि जिस समय कहानी लिखी गई थी, 4,000 रुपए की नौकरी ठीक ठाक मानी जाती रही होगी। और उस नौकरी में, उस नौकरी के बारे में जब अपने गांव वालों को बताता तो उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है कि अरे, पहाड़ तो हम रोज चढ़ते हैं अपने खेत के लिए, अपने जानवरों को चराने के लिए, आने जाने के लिए, एक गांव से दूसरे गांव से लोगों से मिलने के लिए, क्या इसकी नौकरी भी होती है? पहाड़ चढ़ना भी कोई बिजनेस होता है? उसकी भी कोई जॉब होती है? ये उन्हें आश्चर्य था। ठीक है, तो फिर भी हम सब जानते हैं कि गांव में जो मामूली सा काम माना जाता है, आप शहरों में उसके लिए एक रोजगार पा सकते हैं। दरअसल गांव से जो बड़ी मात्रा में लोग शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, उसकी एक वजह ये भी है कि गांव में बहुत सारी चीजों के लिए कोई पैसे, बहुत सारे कलाएं हैं, बहुत सारे गुण हैं, स्किल्स हैं, कौशल है, जिनके लिए कोई इज्जत ही नहीं है, उसके लिए कोई धन भी नहीं देता, क्योंकि वहाँ वो सारे लोग वो करते हैं, या धन मिलता है तो बहुत कम मिलता है। तो लोग अब उन कलाओं को सीख करके शहर आते हैं और थोड़ा अधिक पैसे कमाते हैं।
तो इसलिए यहाँ पर यह भी है कि पलायन क्यों हो रहा है ग्रामीण इलाकों से, और खासतौर से पहाड़ी जैसे दूर-दराज के इलाकों से शहरों की ओर पलायन इसलिए भी हो रहा है क्योंकि शहरों में हमें बहुत सारी चीज़ों की नौकरी मिल जाती है, बहुत सारे अलग-अलग तरह के बिज़नेसेस, प्रोफ़ेशंस मिल जाते हैं। इसे हिंदी में रोज़गार को आजीविका कहते हैं। आजीविका का प्रबंध हो जाता है, जो कि बहुत सारी जगहों पे गाँव में नहीं संभव है। तो इस तरह से वो गाँव के लोग आश्चर्यचकित होते हैं और ये लोग आपस में बात करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और बात करते हुए इन्हें आश्चर्य होता है कि ऐसी जगह पे जहाँ पर फिसल जाने की, गिर जाने की बहुत संभावना है। वो बच्चा बताता है कि ऐसे ऊबड़-खाबड़ और खड़ी ढलान वाले पहाड़ों में अक्सर लोग गिर जाते हैं, मर जाते हैं। क्योंकि रूप सिंह स्वयं एक पर्वतारोही है, वो इंस्ट्रक्टर है, उसे मालूम है कि इन जगहों पे चढ़ने के लिए वो कितने सारे इंस्ट्रूमेंट्स का प्रयोग करता है, उपकरणों का प्रयोग करता है, वो छेनी यूज़ करता है, बहुत सारे क्लाइंबिंग उपकरण प्रयोग करता है। लेकिन ये देखो ये लड़का, ये जो 11 साल का लड़का अपनी सहज वृत्ति से कंसंट्रेट होकर के पत्थरों को और बहुत कम मात्रा में उगी हुई झाड़ियों या पेड़ों का सहारा लेके चढ़ रहा है और थक नहीं रहा। और हम लोग घोड़े पे बैठे हैं, यंग हैं, तो हम थक जा रहे हैं और ये 11 साल का नाजुक सा बच्चा थक नहीं रहा है। और जब हम अपनी चढ़ाई चढ़ते हैं, पर्वतारोहण करते हैं, तो हम कितने सारे इंस्ट्रूमेंट्स का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये लड़का नहीं कर रहा है। ये सारी बातें उनके दिमाग में आती हैं, इन दोनों युवाओं के दिमाग में, और वो इन सब की चर्चा करते हैं। वो ये भी चर्चा करते हैं कि हमारे देश में ग्रामीण वो बाल मजदूरी कितनी ज़्यादा है। ये छोटा-सा बच्चा है, बताओ, बाल मजदूरी तो वैसे तो अपराध है, छोटे बच्चों से काम कराना अपराध है, लेकिन हम खुद ही करा रहे हैं। वो बोलते हैं कि हम ही इसको पैसा दे रहे हैं कि करो। लेकिन वो ये भी जानते हैं कि अगर हम इसको पैसा नहीं देंगे, इससे इससे इसके घोड़े का यूज़ नहीं करेंगे, तो हमारा भी काम नहीं होगा, दूसरा इसको भी तो पैसे मिल रहे हैं, इसको भी तो रोज़गार होगा। बैठा था, दिन भर बेरोज़गार के रूप में बैठा ही वहाँ पर चाय की दुकान में इसलिए था कि कोई यात्री अगर आए तो उसको मैं चढ़ा दूँ, कुछ पैसे बन जाएँ। तो ये एक विडंबना है जिसकी ओर लेखक इशारा करता है इस कहानी में। और अब वो लोग गाँव आ जाते हैं और गाँव में उनका परिचय उनके पुराने लोगों से होता है और फिर उनका भाई भी उनसे मिलता है। पता ये चलता है कि जिस गाँव में ये पहले जहाँ से भागा था, वहाँ से कुछ और ऊपर एक जगह पे इन लोगों ने, इसके बड़े भाई भूप सिंह ने एक घर बना लिया। बड़ा आश्चर्य होता है इससे कि इतनी कठिन जगह पे वहाँ जाके घर बनाने की क्या ज़रूरत थी। पता ये चला कि भूस्खलन की वजह से, भूस्खलन को अंग्रेजी में लैंडस्लाइडिंग कहते हैं, जो कि पहाड़ी इलाकों में बहुत ज़्यादा हो जाता है। भूस्खलन की वजह से लोग अपने गाँव को छोड़ के दूसरी जगह बस जाते हैं। कई लोग तो इन खतरों से तंग आकर के अपना गाँव से पलायन कर जाते हैं और कहीं शहर वगैरह में जाकर के अपने मज़दूरी वगैरह करने लगते हैं। लेकिन इसका बड़ा भाई भूप सिंह नीचे उतरने की बजाय, ग्रामीण पहाड़ी गाँव से नीचे कहीं उतर के अपना रोजगार बनाने की बजाय और ऊपर वाले पहाड़ी पर अपना घर बनाता और इसका साथ देती है शैला। शैला की एक अलग कहानी है जिसका संबंध भूप सिंह यानी बड़े वाले भाई से भी है और रूप सिंह से भी है। शैला का जिक्र आते ही रूप सिंह को याद आता है अपना बचपन, कि शैला एक लड़की थी जो बहुत सुंदर गाना गाती थी, स्वेटर बुनती थी और इसको सुंदर-सुंदर खाना खाने के लिए, रूप सिंह को खाना खाने के लिए चीज़ें ला के देती थी और ये शैला से थोड़ा-सा आकर्षित हो जाता है। लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि शैला जो इसे प्यार करती है, प्यारे-प्यारे खाने ला कर के, भोजन ला कर के देती है, वह दरअसल इसलिए देती है क्योंकि वो उसके बड़े भाई को प्रेम करती थी और वो जो स्वेटर बना रही होती है, वो दरअसल बड़े भाई के लिए बना रही होती है। इस बात से इस बालक को बड़ा बुरा सा लगता है। टीनेजर बालक होता है उस समय वो, तो थोड़ा बुरा सा लगता है। तो उसे याद आती है कि इसी वजह से वो धक्का देकर के भागा आया था एक बड़े भाई को, और आज वो शैला उसकी भाभी थी और इस तरह से दोनों मिलकर के एक मेहनत से एक एकदम निर्जन पहाड़ी पर घर भी बनाते हैं और एक नदी होती है जो कि थोड़ा दूर से बह करके, एक झरना होता है जो कि थोड़ी दूर से बहते हुए एक नदी में मिल जाता है। वे उस झरने की एक धारा को
मोड़ करके, काट करके बड़ी मेहनत से अपने इस वाले पहाड़ी वाले छोटे से घर के पास ला करके वहां पर खेत बना लेते हैं। आपको मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि इन जगहों पे, बहुत दूर दराज की जगहों पे ऐसे खेत पहले से बने बनाए नहीं होते हैं। हर व्यक्ति अपने लिए खेत बनाता है अगर नया जगह वो बसता है। दो दो पीढ़ी या एक पीढ़ी तक वो खेत काम आते हैं, लेकिन अगर फिर से लैंडस्लाइड हो गई या बाढ़ आ गई तो खेत फिर खत्म हो जाते हैं, फिर से नए सिरे से खेत बनाने पड़ते हैं। और पहाड़ी ढलानों पे खेत बनाना बहुत मेहनत का काम है, लेकिन रूप सिंह और शैला मिल करके उस खेत को बना डालते हैं। और जिस जगह पे बिल्कुल खड़ी चट्टान है, पहले इससे पहले कोई और नहीं उससे ऊंचा बसा था। कथा में एक जगह ये भी आता है कि ये अंतिम गांव था, ऊंचाई पर बसा अंतिम गांव था, उसके ऊपर कोई गांव नहीं था। लेकिन भूप सिंह और शैला मिलकर उससे भी थोड़ा 2-4 किलोमीटर ऊपर की एक पहाड़ी पर एक नया घर बना चुके हैं, यानी और ऊंचाई की ओर बढ़ रहे हैं। और यह भूप सिंह के व्यक्तित्व को दर्शाता है कि वो कितना कठोर व्यक्तित्व का व्यक्ति है। कठोर से मेरा आशय कितना मेहनत है और कितना जिजीविषा वाला है, कितना कठिन मेहनती व्यक्ति है। और इस तरह से वो बड़ी मेहनत से इन खेतों की ओर उन पानी को मोड़ने में सफल होता है। वो वहां पर एक घर बनाता है छोटा सा, फिर इसके साथ कुछ जानवर लाता है और उन जानवरों के फिर एक बगल में छोटा सा घर या शेड बनाता है। और बातें करते हुए पता चलता है कि बड़े जानवर नहीं आ पाते वहां पर। वो बच्चा बताता है जो इनको यात्रा कराना होता है कि बड़े जानवर बैल या बड़ा घोड़ा इतनी ऊंचाई तक चढ़ करके नहीं आते खरीद करके। तो गांव वाले क्या करते हैं, छोटे से बच्चे को गोद में उठा करके, जानवर के छोटे से बच्चे को, चाहे वो घोड़े का हो चाहे वो बछड़ा हो, यानी बैल का छोटा बछड़ा हो, उसको गोद में उठा करके अपने गांव पे लाते हैं और फिर वहां पर इसकी परवरिश करके उन्हें बैल या बड़े घोड़े बनाते हैं। इस तरीके से ये लोग, ऐसा नहीं कि कुछ पैसे दिए, अगर हमें घोड़े की जरूरत है तो हमने पैसे दिए बाजार में घोड़े ले आए, वो घोड़े या वो बैल इतनी ऊंचाई तक चढ़ ही नहीं पाएंगे और मर जाएंगे। तो इन्हें बहुत दूर तक सोचना पड़ता है और धीरे धीरे करके वो विकसित करते हैं अपनी गृहस्थी और संपत्ति। तो ये काम शैला ने भी किया और महीप ने भी किया। और ये सारी जानकारी शैला और भूप सिंह ने भी किया। ये सारी जानकारी जब भूप सिंह को मिलती है तो वो अपने बड़े भाई के प्रति और ज्यादा सम्मान का भाव जान करता है। उसे वो पहाड़ की तरह मजबूत और ऊंचा मानता है। उसे इस बात पर आश्चर्य होता है कि हम पहाड़ी चढ़ने के लिए इतने इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं और केवल एक बार चढ़ के थक जाते हैं। ये लोग तो कितने सालों से एक नया घर बनाने की, एक नया खेत बनाने की, खेत के लिए धारा मोड़ने की व्यवस्था कर रहे हैं। ये सारी बातें मैं इतने विस्तार से बता रहा हूँ क्योंकि एक प्रश्न आता है महीप सिंह की भूप सिंह के चरित्र चित्रण पर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अभी हम उस पर भी चर्चा करेंगे। तो उसमें इन सारी बातों का जिक्र आएगा कि कैसे महीप सिंह एक कथा नायक के रूप में आता है। कथा सुनाई जा रही है, रूप सिंह अपनी कथा सुना रहा है कि मैं कैसे उस यात्रा पे गया, लेकिन धीरे धीरे उस कथा का हीरो, नायक बन जाता है भूप सिंह और उसके जीवन का संघर्ष। आगे बढ़ते हैं कथा में हम लोग कि जब वो अपने गांव पहुंचता है तो वहां पे एक त्रिलोकी नाम का एक बुजुर्ग मिलता है और उस बुजुर्ग से वो बहुत सारी चीजों पर चर्चा करता है। और बाद में पता चलता है कि जो उसका बड़ा भाई भूप सिंह है वो उसने दूसरा घर बसा लिया, थोड़ी ऊंचाई पर है। और इस चर्चा के दौरान ही वो जो बच्चा होता है जो उसको लेकर के आया होता है वो उनसे पैसे लेके जल्दबाजी में वापस लौट जाता है। बोलता साहब आप पहुंचा दिया, हमने हमारे पैसे वापस दीजिए, हम जाना चाहते हैं। और जब वो चला जाता है और त्रिलोकी त्रिलोकी से चर्चा कर रहा होता है, तब त्रिलोकी बताता है अरे वो जो लड़का आया था ना, त्रिलोकी को जब वो परिचय देता है रूप सिंह अपना कि मैं वो रूप सिंह हूँ जो बचपन में भाग गया था महीप सिंह का, भूप सिंह का छोटा भाई। तो फिर वो त्रिलोकी जो बुजुर्ग होता है वो तो आश्चर्यचकित हो जाता है और अब उसके बड़े भाई के बारे में सारी कहानी बताता है। ये भी बताता है कि तुम्हारे माता पिता लैंडस्लाइडिंग यानी भूस्खलन के कारण उनका देहांत हो चुका है और तुम्हारा बड़ा भाई एक दूसरी जगह घर बना लिया है, शैला से शादी कर दी थी उसने और उसका एक बेटा भी है। और फिर बोलता अरे वही तो था वो बेटा। त्रिलोकी बताता है अरे वही तो था वो बेटा जो तुमको अभी घोड़े से लेके आया और जिसको तुमने पैसे दिए और वो चला गया। तब पता चलता है, तब उसे अंदाजा होता है रूप सिंह को कि ये क्यों यहाँ पे आना नहीं चाहता था पहले बात तो इस गांव में, और आना भी चाहता था तो तुरंत पैसे लेके भाग गया। क्योंकि वो भी उसी तरह जैसे ये बेटा
ये भाई अपने बड़े भाई को धक्का देके भाग गया था शहर में, वैसे ही ये महीप नाम का वो बेटा 9-10 साल का अपने पिता के साथ नहीं रहना चाहता, क्योंकि उसके पिता और माता शैला दोनों के कठिन जीवन को वो देख करके नाराज है कि क्या जरूरत है वहां रहने, आकर के नीचे बस जाओ ना। दूसरी बात यह भी है कि उसकी माता ने आत्महत्या कर ली थी, वो शैला, जिसे दोनों भाई प्रेम करते थे, बाद में ये भाग जाता, उस शैला ने आत्महत्या कर ली थी। और सिर्फ इसलिए आत्महत्या कर ली क्योंकि बड़े भाई ने दूसरी शादी कर ली। गाँव में आज भी 2 पत्नियां रखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और पहाड़ी इलाकों में तो बहुत कॉमन सा है। तो वो इस वजह से भी वो नाराज है अपने पिता से, और उस परिवार के साथ, पिता के परिवार के साथ और अपनी सौतेली माँ के साथ नहीं रहना चाहता है। ये सारी बात त्रिलोकी सिंह से बात करने के बाद रूप सिंह को पता चलती है, और यहाँ पर ये कथा अंतिम चरण पर पहुंच जाती है। मैंने कहा था ना, एक वो है सस्पेंस है, ये सस्पेंस है इस बच्चे का कि ये बच्चा दरअसल उसका भतीजा है। इसका भतीजा है रूप सिंह का, जिसकी जो यात्रा करने आया है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि, तो आप लोग को कथा मोटे रूप से समझ में आ गई, कथा सार समझ में आ गया। अब रूप सिंह की मुलाकात उसके बड़े भाई से होती है, तो 3-4 किलोमीटर दूर है। वो आता है संदेश सुन करके, सूचना सुन के कि मेरा बचपन से भाग गया हुआ भाई आया हुआ है अपने पुराने वाले घर में। वो अपने पुराने वाले घर में आता है और उसको कहता है कि चलो, रात हो रही है, अपने घर चलो, और वहाँ चलेंगे। वो उनको ले जाते हैं दोनों को, अपने छोटे भाई को और उसके दोस्त शेखर को अपने घर में ले जाते हैं। घर ले जाने के दौरान भी ये दोनों बड़ी मेहनत से चढ़ पाते हैं। मफलर की रस्सी बना करके भूप सिंह, जो कि बुजुर्ग हैं, देखने में बाल उनके पक गए और ये तो यंग है रूप सिंह, और रंग के साथ साथ ये तो पर्वतारोहण का इंस्ट्रक्टर भी है। तो पर्वतारोहण के इंस्ट्रक्टर होने के बावजूद भी ये महसूस करता है कि रूप सिंह जितनी आसानी से, बड़ा भाई आसानी से चढ़ पा रहा है, न केवल चढ़ पा रहा है बल्कि हमें भी मफलर से बांध बांध करके खींच रहा है। क्योंकि वहां रोड तो छोड़िए, पगडंडी नाम की भी चीज नहीं है जहाँ पे इन्होंने घर बसाया है। और जब वो उस घर के पास पहुंचते तो आश्चर्यचकित हो जाते, जहाँ पहुंचना मुश्किल है वहां उसने पूरी गृहस्थी बनाई हुई है, खेत बनाए हुए हैं, खेत तक पानी काट करके लाया है, और छोटा सा घर भी है, और घर के साथ जानवरों को रखने का और खेती के औजारों को, हल वगैरह को रखने का एक अलग से शेड कह लो या गोदाम टाइप का उसके बना के रखा। और ये सब उस जगह पे है जहाँ पर एक बैल, बड़ा जानवर भी पैदल नहीं लाया जा सकता। तो गोद में उठा करके कोई बछड़ा लाते हैं, उसको बैल बनाते हैं, पाल पोस करते हैं। तो आश्चर्यचकित होता है कि मेरे जैसा पर्वतारोही का इंस्ट्रक्टर भी जिस जगह पर जिस जगह पर चढ़ चुका होता है, चढ़ने में दिक्कत हो रही होती है, जो पहले कई सारी चढ़ाइयाँ चढ़ चुका होता है, क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट से चढ़ने के आदी है, रस्सियों के बहुत सारे क्लाइंबिंग इंस्ट्रूमेंट से चढ़ने के आदी हैं। वहां पर भूप सिंह, जो कि उनसे काफी बड़ा है, 10-12 साल बड़ा है वो भाई, अगर ये युवा है तो वो लगभग अधेड़ हो चुका है, लेकिन वो उनको न केवल खुद चढ़ पा रहा है बल्कि मफलर से छिप पा रहा है। ये सब देखकर उसे आश्चर्य होता है। फिर वो रात को रुकते हैं, बातें करते हैं, उससे उसको वो भाभी मिलती है जिससे शादी हुई है, तो दूसरी शादी वाली पत्नी मिलती है उसको, और शैला की भी वो याद करता है अपनी, जिससे वो बचपन में प्रेम करता था थोड़ा थोड़ा, और बाद में पता चलता है कि वो तो बड़े भाई से प्रेम करती है। उसकी भी चर्चा होती है, और इस बात की भी चर्चा होती है कि क्यों उसका बेटा जैसे बहुत पहले ये छोड़ के भाग गया, फिर माता पिता का देहांत हो गया दुर्घटना में, लैंडस्लाइडिंग में, फिर आत्महत्या करनी पत्नी ने, और फिर बेटा भी अब आजकल उसके साथ नहीं रहता, बल्कि नीचे कहीं कस्बे में रहता है, और 2 घोड़े ले दिए हैं, जिसकी वजह से वो बेटा अपना स्वतंत्र जीवन जी रहा है। यानी रूप सिंह का दर्द को भर करके आता है इस कथा में, कि एक एक करके सब उसको छोड़ के जाते हैं। छोटा भाई को
छोटे भाई को बहुत प्यार करता था, वो बचपन में छोड़ कर चला जाता। उसका दर्द भूप सिंह के सीने में है। फिर माता पिता के मृत्यु का दर्द है। फिर उसकी प्रेमिका जो बाद में पत्नी भी बनी, जिसके साथ उसने मिल करके संसार बसाया, वो उसको छोड़कर चली जाती है और अब उसका बेटा भी छोड़कर चला जाता है। पूरे दर्द को झेलता हुआ ये व्यक्ति अपने जीवन संघर्ष को आगे बढ़ाना बुजुर्ग होने की कगार पर है। इस तरह से हम देखते हैं कि भूप सिंह एक कद्दावर शख्सियत के रूप में, कद्दावर शख्सियत मतलब एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के रूप में इस कथा में एक हीरो की तरह उभरता है। तो इसलिए ये कहानी बहुत अच्छी है। इस कहानी में 4-5 तत्व हैं जिससे वो अच्छी लगती है। वातावरण का विस्तार से चित्रण। कौन कौन से वातावरण का चित्रण हुआ इस कथा में? गांव की ग्रामीण परिस्थितियों का चित्रण हुआ है, पहाड़ी कठिनाइयों का चित्रण हुआ है, और पहाड़ी कठिनाइयों के बाद चित्रण हुआ है वहां के लोगों की मानसिकता का। शहर के लोगों की मानसिकता का भी चित्रण हुआ है शेखर और भूप सिंह के माध्यम से, कि वे लोग एक बाल मजदूर को देख करके आश्चर्यचकित तो होते हैं, परंतु मजबूर है उनसे काम कराने के लिए। उनके पास जानकारी है पहाड़ों की, जो उन्होंने किताबों में ट्रेनिंग स्कूल में पढ़ी है, और ये उसमें चर्चा करते हैं कि अनेक तरह के पत्थर होते हैं जिसके अंग्रेजी के नाम है, उसमें कहानी में लिखाई करके, और उसमें कील ठोक करके उसमें रस्सी बांधने की टेक्निक है उनके पास, उसके इंस्ट्रूमेंट है उनके पास, और बिना पत्थर की प्रकृति को जाने कील नहीं ठोकनी चाहिए, ऐसी भी चर्चा होगी, क्योंकि ये लोग पर्वतारोही संस्थान में पढ़े हुए। और गाँव के लोग, न रस्सी है न कील ठोकने की जरूरत है, केवल पहाड़ में उभरे हुए पत्थर और नाम मात्र की वनस्पति या पौधों का सहारा लेकर सावधानी से न केवल चढ़ रहे हैं, बल्कि भूप सिंह जैसा जो चरित्र है, उसके बड़े भाई का चरित्र है, वो तो कमाल की चरित्र है। वो तो उस जगह को बार बार बसाता है, लैंडस्लाइडिंग होने के बाद भी वो अपनी जगह से नीचे नहीं आता है, वो कस्बे में नहीं बस जाता है, वो शहर में आकर के मजदूरी नहीं करने लगता, बल्कि फिर से नया घर, नया खेत बनाता है। वो पहाड़ के को चुनौती देता हुआ व्यक्तित्व है, और यही इस कहानी का मूल स्रोत है। कहानी में थोड़ा सा सस्पेंस भी डाला गया है, जिसके कारण उत्सुकता होती है कौन है भूप सिंह, क्यों वो शर्मा रहा है। इसके गाँव से पहले पता चलता है कि ये छोड़ के भाग आया था, बल्कि अपने बड़े भाई को अचानक धक्का देके भाग आया था, जिससे भाई को चोट भी लग गई थी, थोड़ा दूर गिर भी गए थे पहाड़ी खड्ड में। क्यों भाग आया था, शैला का क्या कैरेक्टर है, ये सारी चीजें। और जब गाँव पहुँच के त्रिलोकी उस बुजुर्ग से बात होती है, तब पूरी कहानी धीरे धीरे खुलती है, तो पता चलता है कि जिसके साथ इतनी देर से वो यात्रा कर रहा था वो बच्चा, वो दरअसल उसका भतीजा। फिर क्यूरियोसिटी आती है कि भतीजा क्यों छोड़ के चला गया, और ये घोड़े वाला और यात्रियों को ऊपर ले जाने वाला उसने काम करना शुरू कर दिया, क्यों अपने पिता के साथ नहीं रहना, शैला का क्या हुआ, उसकी जो भाभी बनी उसका क्या हुआ, ये सारी चीजें उसमें इंटरेस्टिंग बनाती हैं, और इस तरह से कहानी अच्छी बन जाती है। अब हम आएंगे पुनः इस कथा के आगे के चीजों पे, कि हम चर्चा करेंगे प्रमुख पात्रों पर। अब इस कथा के प्रमुख पात्र हम लोग देख लेते हैं। इस कथा के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं? इस कथा के प्रमुख पात्र हैं 3। पहला भूप सिंह, दूसरा रूप सिंह, और तीसरा मही, जो छोटा सा बच्चा। चौथा पात्र शेखर भी एक गौड़ पात्र के। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मही। मही कौन है? वो छोटा भाई जो यात्रा करता है, उसका चरित्र हम देख लेते हैं। तो अभी बात करेंगे मही के चरित्र के बारे में। मही का चरित्र मासूम बालक से लेकर के एक एक्सपर्ट पर्वतारोही तक का है। वो मासूम बच्चा है, 9, 10, 11 साल का, 12 साल का मैक्सिमम, और वह एक सुंदर सी लड़की से आकर्षित है, सुंदर से लड़की से आकर्षित है। और बाद में उसे पता चलता है
कि वो लड़की उसके बड़े भाई को प्रेम करती है, मार्केट से शादी कर देती है। वो झिझकता है, थोड़ा शर्मीला है, वो झिझकता है अपने पुराने घराने के लिए, बल्कि वो इस बात से भी थोड़ा सा संकोच में है, लज्जा में है कि उसके गांव तक आज भी सड़क नहीं बन पाई और ये बात मेरे दोस्त को पता चल गई। इस बात से दुखी नहीं है कि मेरे गांव के लोगों को कितनी परेशानी हो रही है, बल्कि वो इस बात से दुखी है कि मेरा गांव कितना आज भी पिछड़ा हुआ है, ये बात मेरे शहरी दोस्त को पता नहीं चल रही है। ये उसको बुरा, और लेकिन वो अपने परिवार को बहुत याद करता है। तो भावुक किस्म का नौजवान है नहीं। अब हम बात करते हैं रूप सिंह। अब हम बात करते हैं भूप सिंह की। भूप सिंह का चरित्र कहानी में धीरे धीरे खुलता है। वो एक सशक्त व्यक्ति है, वो एक भावुक भी है, वो अपने छोटे भाई को हमेशा याद करता है। यद्यपि उसके छोटे भाई ने उसको धक्का देकर के भाग गया था, फिर भी वो उसे याद करता है, उसे वापस आना बुलाना चाहता है। तो वो एक ऊपर से मजबूत व्यक्ति है, सारे संघर्ष को झेलता है, लेकिन अंदर से भावुक भी है। उसे इस बात का बहुत दुख है, एक एक करके जीवन में से जो जो लोग प्यार करते थे किसी न किसी तरह छोड़ के चले गए। उसने बहुत कष्ट सहा है, उसके मन के अंदर बहुत दर्द भरा है। ये सारी उसके चरित्र की विशेषता है। अब हम बात करते हैं एक और पात्र है जो कि लगातार साथ में रहता है, बहुत कम बोलता है। वो है छोटा सा बच्चा घोड़े वाला, जो कि बाद में पता चलता है कि उसका भतीजा है, रूप सिंह का भतीजा है। इसका नाम है महीप, याद रखिएगा नाम महीप। तो जो महीप है उसके क्या चरित्र है? वो है गरीब है, वो बहुत ही उत्सुकता के साथ काम तो करना चाहता है, लेकिन अपने गांव जाने के लिए बहुत राजी नहीं है। लेकिन पैसे की मजबूरी में जब उसे पता चलता है कि ये जो ग्राहक हैं ये उसी गांव जाएंगे, उसी गांव जाना चाहते हैं, उसकी मजबूरी है, पैसे कमाने हैं, तो उसको यात्रियों को उसको उनके गंतव्य पर उसे पहुंचाना होगा, जहाँ वो कह रहे हैं वहाँ जाना पड़ेगा। तो जाता है, रास्ते में एक दो बार बातें भी करता है, लेकिन बोलता है ज्यादा बात मत करिए, कंसंट्रेट करेंगे। वो उन गांव के पहाड़ों के सारे रास्तों से बहुत अच्छे से वाकिफ है और बहुत आसानी से चढ़ रहा होता है, लेकिन बात कम करता है क्योंकि वो कंसंट्रेट करना चाहता है अपनी चढ़ाई पे। वो जानता है कि यहाँ पर लापरवाही करने का अर्थ है मौत। इस तरह से ये तीन प्रमुख पात्र हैं। अब हम आते हैं इनके प्रश्नोत्तर पर। तो पहला प्रश्न जो इस प्रश्न पाठ में दिखाई पड़ता है वो पहला प्रश्न है, मैं प्रश्न पढ़ देता हूँ। रूप सिंह पहाड़ पर चढ़ना सीखने के बावजूद भूप सिंह के सामने बौना क्यों पड़ गया था? पहला प्रश्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, कि रूप सिंह जो कि प्रोफेशनल पर्वतारोही है, वो जब अपने भाई को देखता है तो वो देखता है कि वो बौना पर है उसके सामने। पहला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग, मैंने पढ़ ही दिया है, फिर से एक बार दोहरा लेते हैं। कि रूप सिंह अपने भाई के सामने बौना क्यों पड़ गया था? पढ़ाते समय आपको उत्तर समझ में आ गया होगा कि जो व्यक्ति का प्रोफेशन ही है, व्यवसाय ही है, व्यवसाय ही है कि पहाड़ में चढ़ना, वह व्यक्ति बड़ी मुश्किल से खड़ी चढ़ाई को चढ़ पाता। उसे इंस्टीट्यूट में जिस तरह के पहाड़ों पर चढ़ने की अभी तक ट्रेनिंग मिली है, उसमें बहुत सारी सुविधाएं हैं, उतनी खड़ी चढ़ाई हुई और उसके लिए भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट संसाधन उसे मिले हुए। लेकिन भूप सिंह तो रोज उस तरह की खड़ी चढ़ाई चढ़ते हैं बिना किसी संसाधन के। उनके अंदर जो धैर्य और आत्मविश्वास है उसके सामने भूप सिंह खुद को बौना महसूस कर रहे हैं। बल्कि भूप सिंह को यह भी महसूस कर रहा है ये पहाड़ भी मेरे बड़े भाई भूप सिंह के सामने बौने हैं। पहाड़ का जितना भी दुर्गम, परेशानी वाला, दुर्गम्य माहौल है उसको भी मेरा बड़ा भाई अपने रूप में ढाल देता है। हो गया उत्तर।
प्रश्न 2 पर आते हैं। प्रश्न 2 क्या है? सैलानी यानी कि जो पर्यटक है, पर्यटक को हिंदी में सैलानी भी कहते हैं, सैलानी और इस कहानी में शेखर और रूप सिंह घोड़े पर चलते हुए उस लड़के के रोजगार के बारे में सोच रहे थे जिसने उनको घोड़े पर सवार कर रखा था और स्वयं पैदल चल रहा था। क्या आप भी बाल मजदूरी के बारे में सोचते हैं? हाँ, बिल्कुल सोचते हैं। आप उत्तर लिखेंगे अगर ये प्रश्न आता है कि हाँ बिल्कुल हम लोग सोचते हैं और भारत की बहुत बड़ी समस्या है। तो ये प्रश्न यहाँ पर हमें इसका उत्तर को देख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने उत्तर प्रोजेक्ट कर दिया। ये है उत्तर कि बाल मजदूरी भारतवर्ष की एक सबसे बड़ी समस्या है। इसके बाद और बहुत सामान्य बात है, दूर दराज के इलाकों में बाल मजदूर बहुत आसानी से मिल जाते हैं और उनको वहाँ से हटवाया भी नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ पे हटा दिया जाएगा तो वो भूखे मर जाएंगे। तो जब तक एक वैकल्पिक व्यवस्था उनके पढ़ने और लिखने के लिए आर्थिक व्यवस्था जब तक नहीं की जाएगी तब तक बाल मजदूरी खत्म नहीं हो पाएगी। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, पहाड़ों की चढ़ाई में भूप दादा का कोई जवाब नहीं है, उनके चरित्र चित्रण की विशेषता बताएं। ये सबसे ज्यादा प्रश्न आता है परीक्षाओं में कि भूप के चरित्र चित्रण को बताएं। तो भूप के चरित्र चित्रण पर हम लोग की चर्चा बहुत देर से की है, अब हम उसे पॉइंट वाइज में आपको बताऊंगा। आइए कुछ पॉइंट देखते हैं। पहला, आत्मविश्वासी हैं, क्योंकि वो हर बार मुश्किल हालात का सामना करते हुए नया घर बसा लेते हैं, उस कठिन हालात में भी अपने आप को समृद्धशाली बना लेते हैं, वो पलायन नहीं करते हैं। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देखते हैं, धैर्यशील। वो एक धैर्यशील व्यक्ति हैं। वो जब उसके लैंडस्लाइड में वो अनाथ हो जाते हैं, उनके माता पिता, खेत सब बर्बाद हो जाता है, तब भी वो अपना धैर्य नहीं छोड़ते हैं और हिम्मत से काम लेते हैं और नए सिरे से नई जिंदगी शुरू करते हैं। स्नेहशील, भूप दादा बहुत स्नेहशील है, अपने छोटे भाई के लिए बहुत प्यार करते हैं। जब वो उन्हें धक्का देके भाग जाता है तब भी वो उसे गुस्सा नहीं करते, क्योंकि धक्का देने की प्रक्रिया में ये श्रीमान जी भी गिर गए थे, तो वो गुस्सा नहीं करते बल्कि उनकी जान बचाते हैं। परिश्रमी और मेहनती लिखने की जरूरत तो है, लेकिन देखें कि परिश्रमी और मेहनती को है ही। वो दो बैलों को, छोटे छोटे बैलों को, बैलों मतलब बछड़ों को अपने कंधों पर उठाकर उस जगह ले जाते हैं जिस जगह पैदल जाना भी मुश्किल है। इसी तरह वो अपने खेत को पानी पहुंचाने के लिए झरने की धारा शैला के साथ मिलकर के मोड़ लाते हैं अपने नए वाले मकान तक। और अगला, वो चढ़ाई में कुशल है। इस तरह से 5 पॉइंट इसके बन जाते हैं, आप आसानी से लिख सकते हैं। आगे ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है, कई बार आ जाता है कि आरोहण कहानी पढ़ने के बाद पहाड़ी स्त्रियों की क्या छवि बनती है, उस पर विचार व्यक्त कीजिए। अब पहाड़ी स्त्रियों की 2 छवियां यहाँ पे बनती है और एक ही। मुख्य रूप से यहाँ पे पहाड़ी स्त्री कौन है? शैला। इस कथा में जो जिसका चरित्र उभर करके आया वो शैला है। उसकी दयनीय स्थिति है, उसका समय कठिनाइयों से भरा हुआ है, वो सरल हृदय है, प्रेम करती है और जिससे प्रेम करती है उसके प्रति पूरी तरह समर्पित होती है। वो परिश्रमी है, अपने पति के साथ मिलजुल करके काम करती है और वह, लेकिन वह कम पढ़ी लिखी है। खैर, कम पढ़ी लिखी तो सारे लोग हो रहे हैं, तो पहाड़िया स्त्री बहुत अनपढ़ है, ज्यादातर अनपढ़ ही है, क्योंकि पढ़ाई के अवसर उपलब्ध नहीं है और दयनीय स्थिति में वो रह रही है। ये उसके पॉइंट बनते हैं। ठीक है, कुछ हम लोग देखेंगे उसके वो प्रश्न इस पाठ के जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं, और इसी के साथ मैं ये अपना व्याख्यान समाप्त करूंगा कि एक दो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे पहाड़ों में मानव का जीवन पहाड़ जैसा कठिन और दुर्गम है, किंतु पहाड़ी लोग इससे हार नहीं मानते। आरोहण कहानी के आधार पर इस कथन की समीक्षा कीजिए। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में दरअसल आप अपने विचार लिखते हैं, तो आप इसमें बड़ी आसानी से अपने विचार लिख सकते हैं, महीप का उदाहरण देते हुए, भूप सिंह का उदाहरण देते कि वो कैसे इस कठिन जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं। दूसरे प्रश्न की बात करें, पारिवारिक परिस्थितियों ने महीप सिंह को समय से पहले ही वयस्क बना दिया, ऐसे बच्चे के प्रति परिवार और समाज का क्या उत्तरदायित्व है, अपने विचार व्यक्त कीजिए। अब इस प्रश्न के उत्तर में आपको उस कथा के उस हिस्से को जिसकी चर्चा मैंने की है, फिर से मैं दोहराऊंगा, उसको लिखना होगा। कौन सी कथा का कौन सा हिस्सा? कि महीप जो छोटा सा 9-10 साल का बच्चा है,
वो समय से बहुत पहले 10 साल की उम्र में ही स्वयं कमाने के बारे में सोचने लगा। उसने निर्णय किया कि वो अपने पिता भूप सिंह जैसा जीवन नहीं जिएगा, पहाड़ में रह करके पहाड़ों से जिंदगी भर कठिनाई नहीं करेगा, बल्कि वो कस्बे पे आकर के सरल, थोड़ा सा अपेक्षाकृत सरल और तुरंत पैसे मिलने वाला काम करेगा। और वो कम बोलता है क्योंकि वो जानता है उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, पैसे कमाने हैं, कुछ पैसा वो अपने पिता को भी देता है, बावजूद इसके कि वो पिता से नाराज है कि पिता ने उसकी माँ की मृत्यु में उसकी भूमिका होती है। हालांकि सच नहीं है, लेकिन उसे लगता है कि उसकी माँ ने जो आत्महत्या की है वो उसकी वजह से पिता भी है, लेकिन फिर भी वो अपनी घर की जिम्मेदारी निभाता है और अपने पिता को भी कुछ पैसे देता है। प्रश्न का दूसरा हिस्सा, कि ऐसे बच्चे के प्रति समाज और परिवार का क्या उत्तरदायित्व हो सकता है। निश्चित रूप से समाज को आगे बढ़ करके ऐसे बच्चों के शिक्षा और स्वास्थ्य पोषण का ध्यान देना चाहिए, उनके प्रति उन्हें निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए, और ऐसे परिवारों को भी ध्यान देना चाहिए कि वो अपने बच्चे को समय से पहले युवा होने के लिए मजबूर ना करे, उन्हें अपना बचपन जीने का और विकसित होने का पूरा मौका दे, ताकि वो बड़े होकर के समाज के लिए एक सक्षम नागरिक बन सके। मैं यहाँ पर अब एक ब्रेक लूंगा और आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप अपने प्रश्न उचित माध्यम से मुझ तक पहुंचाएं। तो अब मैं चाहता हूँ कि आप इस जितनी भी बिंदु आपको बताए गए हैं इस पर विचार करें, और अगर आपके मन में कोई शंका और प्रश्न है तो वो SMS द्वारा या फोन के द्वारा आप मुझ तक पहुंचाए। मैं अवश्य इन प्रश्नों का उत्तर देने में खुशी महसूस करूंगा।